पानी पीना होगा यार, प्यास लग गई। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपकी किताब का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। अभी को बोल रहे हैं कि फोकस ठीक नहीं आ रहा। क्या फोकस में कहाँ दिक्कत है? मेजरमेंट रिवाइज, मेजरमेंट, हाँ अंशी मेजरमेंट बता देंगे, मेजरमेंट क्या होती है वो आपको बता देंगे। ये फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो ही लिखा है मैंने भी। तो मैंने कहा फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये असल में छपा कहां हुआ है? ये प्रीफेस है। किसका प्रीफेस है? प्रीफेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किन के लिए ये रेलेवेंट होता है? किन के लिए ये रेलेवेंट होता है? इट इज रेलेवेंट फॉर आइटम्स विच आर नॉट कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जिन चीजों का कोई एएस नहीं है, मेरी क्लास बंद हो गई है, हाँ अब ठीक हो गई, तो उन पर यह अप्लाई होता है। मुझे फटाफट से बताइए कि इसके अंदर भी कुछ बातें बताई गई थी। नंबर 1, सबसे पहले तो कुछ थ्योरेटिकल बातें बताई गई थी कि इसके अंदर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। बताओ तुम्हारा जन्म जो हुआ है किन के लिए हुआ है? तुम किन की सेवा के लिए अपना जन्म लगाओगे? फटाफट से बताओ तुम्हारा जन्म किन की सेवा के लिए हुआ? एक बच्चा कह रहा मेरा जन्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बनाने के लिए हुआ है। नहीं, तुम किन की सेवा में अपना, यश कह रहा मैं पब्लिक की सेवा के लिए काम करूंगा। तो सुनिए, तुम किन के लिए काम करोगे? तुम बात काम करोगे जिन्होंने खून पसीना लगाया है। खून पसीना किसने लगाया है? इन्वेस्टर ने लगाया है। और बताओ किसने लगाया है? एम्प्लॉय ने लगाया है। और बताओ किसने पैसा लगाया है? उधार देने वाले लेंडर ने लगाया है। तुम्हारी कंपनी में कौन कौन ऐसे हैं जो तुमसे धंधा करते हैं? तुम्हारे कस्टमर्स हैं, तुम्हारे सप्लायर्स हैं। और तुम किन के लिए काम करते हो? तुम गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, तुम पब्लिक के लिए काम करते हो। हमारे पास कौन कौन सी अजम्पशंस होती हैं? अंडरलाइंग अजम्पशंस कौन कौन सी होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए कौन कौन सी अजम्पशंस होती हैं? 3 अजम्पशंस होती हैं। मुझे बताओ वो 3 अजम्पशंस कौन कौन सी हैं? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब है कि हमारे पास नो नीड टू कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, या सीज यानी बंद करना। क्या? ऑपरेशंस ऑफ एंटिटी। यानी आप अपने पास ना तो धंधा कम करेंगे और ना आप अपने पास अपना काम को छोटा करेंगे। फिर मैंने आपको बताया अगर कभी इफ गोइंग कंसर्न इज नॉट वैलिड, अगर कभी तुम्हें लगे कि गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है तो तुमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए ऑन नॉन गोइंग कंसर्न अजम्पशन। जब नॉन गोइंग कंसर्न पर बनाते हो तो आपको अपने पास एसेट्स को किस पर दिखाना चाहिए? एसेट्स को दिखाना चाहिए एट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब ये समझ लो कि लगभग बिक ही गए। अब बच्चे ने कहा एनआरवी, ध्यान से मुझे बताना, एनआरवी स्टॉक के लिए था, बाकी सब के लिए किसके लिए था? रियलाइजेबल वैल्यू। और लायबिलिटीज को किस पर लिखोगे? एट सेटलमेंट वैल्यू। व्हाट इज सेटलमेंट वैल्यू? कितने रुपए देने पड़ेंगे? कम देने पड़ेंगे तो कम कर देना, ज्यादा देने पड़ेंगे तो ज्यादा दे देना। क्या हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है? एक बच्चा कह रहा है रियलाइजेबल वैल्यू में और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या डिफरेंस है? बताओ जरा। रियलाइजेबल वैल्यू में और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में किस चीज का अंतर होगा? नालायको, AS2 भी पढ़ लिया आप तो तुमने। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, तब एनआरवी निकलती है, वरना रियलाइजेबल वैल्यू होती है। ठीक है। तो मैंने कहा हम अपने पास इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या हमारे पास इसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चंस भी थे? मैं भूल गया, इस पर बड़े सारे क्वेश्चंस भी थे। और क्या मैं ढूंढ के बताऊं कि नहीं बताऊं? आपको मैंने लिखवाए हुए थे तो मुझे अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसका?
अरे यार, इसकी मैं लिस्ट मेरे पास है नहीं है, आप लोगों के पास, चलो मैं अब इसको लिखता हूं। एक तो क्वेश्चन था जो सबसे पहले करवाया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, बाकी मैं ढूंढ के बताता हूं, ठीक है, मैं बाकी ढूंढ के बताता हूं। मैं यहां पर एक लिस्ट दे दूंगा आपको, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस थे। मुझे बताइए इसके अलावा कौन सी अजम्पशन और थी, वो थी एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन का क्या मतलब होता है, आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो ऑन पीरियड बेसिस, नॉट ऑन पेमेंट बेसिस। जहां पर आप क्या रिकॉर्ड करते हो, आप देखते हो पीरियड के खर्चे कौन कौन से हैं, 1, 10, 11, 11A, 1, 10, 11 और 11A। बस मैं वही चाह रहा था, आपने बता दिया तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने आपसे, अच्छा 31 भी है, बच्चा कह रहा है 31 भी लिखो, तो मैंने कहा ये हमारे पास होती है। क्या मजे की बात है, इस पर सवाल कोई आपने देखा था एक्रूअल अजम्पशन पे? इस पे कोई सवाल नहीं देखा था, लेकिन फिर भी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब है कि हम फॉलो करेंगे सेम पॉलिसीज रेगुलरली। इस पर भी क्या कोई क्वेश्चन था? द आंसर इज नो, इस पर भी कोई क्वेश्चन हमने नहीं देखा था। फिर हमने कुछ थ्योरी की बातें भी करी थी। थ्योरी में हमने क्या पढ़े थे? हमने बात करी थी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैंने आपको इसमें कितने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे? मैंने आपको इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि वो क्या होने चाहिए? अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। मैं 1 मिनट पानी पी लो जरा, 1 मिनट होल्ड करो। थैंक यू। अंडरस्टैंडेबल क्या होता है? अंडरस्टैंडेबल वो होता है जो सिंपल होता है। दूसरा रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब क्या हो गया? आप इममेटीरियल बातें ना करें उसके अंदर, ओनली रेलेवेंट बातें करें। रेलेवेंट मतलब जो लोगों के काम की है, यानी मटेरियल। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या बनाएं? रिलायबल बनाएं। रिलायबल कैसे बनते हैं? रिलायबल बनते हैं अगर वो क्या हैं? अगर वो कंप्लीट हैं। वो कैसे बनते हैं? अगर वो ट्रू एंड फेयर हैं। रिलायबल कैसे बनते हैं? अगर वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉलो करते हैं। रिलायबल कैसे बनते हैं? अगर वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है? फ्री फ्रॉम बायस, वो पक्षपात नहीं करते, वो सारी बातों के सारी बातें बताते हैं, खाली अच्छी बातें नहीं बताते, सारी बातें बताते हैं। और रिलायबल कैसे बनते हैं? जब आप उसके अंदर प्रूडेंट होते हैं, यानी समझदार होते हैं। और लास्ट में एक और भी चीज देखी जाती है, वो क्या होती है? कंपेरेबल। तो ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस पर भी इंस्टीट्यूट ने बड़े सारे सवाल पूछ रखे हैं, तो मैं भी आपको भी ना लिस्ट ढूंढ के देता हूं कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। इसके अलावा हमने कहा कि हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट में एक होती है बैलेंस शीट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कैश फ्लो भी कंपोनेंट होती है? द आंसर इज नो। कैश फ्लो कंपोनेंट नहीं होती है, सेगमेंट रिपोर्ट कंपोनेंट नहीं होती है, ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट नहीं होती है, खाली 2 ही होते हैं, बात खत्म। हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या हैं जिनसे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन किन से बनते हैं? ये बनते हैं एसेट से, ये बनते हैं लायबिलिटी से, ये बनते हैं इनकम से, ये बनते हैं एक्सपेंस से, तथा ये बनते हैं इक्विटी से। इक्विटी माने कैपिटल से। तो सबसे पहले बात आती है एसेट का क्या मतलब है? एसेट एक ऐसा संसाधन है, संसाधन मतलब क्या? रिसोर्स है, जिसके अंदर क्या होगा? जिसमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, यानी जिसमें फायदे होंगे, तथा ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे कंट्रोल में है। फिर हमने कहा लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन,
ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मा, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, जो आपने कुछ हरकत की है, आपने पड़ोसी का शीशा तोड़ दिया और अब जिम्मेवारी हो गई है। अगर आपने शीशा तोड़ा ही नहीं तो क्या आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आएगी? नहीं। आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे आपकी जिम्मेवारी आ गई है। उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स करना पड़ेगा। इसके अलावा आप उस रिसोर्स को क्या कर सकते हैं? आप उस रिसोर्स को रिलायबली मेजर कर सकते हैं, यानी आप उसकी वैल्यू को बता सकते हैं। इनकम क्या होता है? इनकम का मतलब है इंक्रीज इन रिसोर्सेस। भाई रिसोर्स में इंक्रीज हो गया विदाउट एनी इंक्रीज इन लायबिलिटीज। भाई लायबिलिटी बढ़ी नहीं और रिसोर्स बढ़ गए। फिर वैसे ही एक्सपेंस के अंदर क्या हो गया? डिक्लाइन इन रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज हमारे पास क्या हो गए? कम हो गए विदाउट एनी डिक्लाइन इन लायबिलिटीज। इसके अलावा इक्विटी और कैपिटल क्या होती है? ये रेजिडुअल बैलेंस होता है। इसके अंदर आपके पास जो बैलेंस बच जाता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी से, उसे हम लोग अपने पास इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी कैपिटल जो होती है, इसके चेंज होने के क्या कारण हो सकते हैं? इसके चेंज होने का कारण हो सकता है प्रॉफिट्स, इनकम एक्सपेंस भी लिख सकता हूं। इसका चेंज होने का कारण हो सकता है प्रॉफिट या लॉस, या हो सकती है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या ड्रॉइंग्स, या बायबैक, या रिडम्पशन, या डिविडेंड पेड। याद आ गया? इसके ऊपर कई छोटे छोटे क्वेश्चन भी थे ना हमारे पास कि भाई बताओ ये क्या है, ये क्या है, तो आप बताते थे कि कैपिटल कब का बदलती है। हालांकि मैंने रेड पेन से क्यों लिख दिया पता नहीं। तो मैंने कहा हमारे पास ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं। हम कुछ मेजरमेंट बेसिस भी यूज करते हैं। हम मेजरमेंट कैसे करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर? तो मेजर करने के लिए कितने तरीके थे? मेजर करने के लिए एक तरीका था हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि आप उसे कितने पर दिखाते हैं? जितने का आपने खरीदा आप उतने का ही दिखाते हैं। ये भी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता रहता है कि थ्योरी का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेजरमेंट बेसिस? तो आप बताते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं विच इज द अमाउंट एक्चुअली पेड और रिसीव्ड इन केस ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के केस में कितना पैसा रिसीव किया, एसेट्स के केस में कितना पैसा पे किया। या बोलते हैं करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट मतलब आज की, टुडेज वैल्यू। टुडेज वैल्यू किसके लिए? एसेट के लिए भी हो सकती है कि अगर आज एसेट लाए तो कितने का, या टुडेज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी की आज उस लायबिलिटी को अपने पास लाएं तो आज वो लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है। क्या ये रियलाइजेबल वैल्यू पर भी हो सकते हैं एसेट्स? हाँ, इनको सेटलमेंट वैल्यू भी कहा जाता है। रियलाइजेबल वैल्यू या सेटलमेंट वैल्यू का मतलब है अगर हम आज सेल कर दें, अगर हम आज सेल कर दें, ऊपर वाला था आज अगर हम बाय कर दें, आज अगर हम सेल कर दें तो एसेट कितने का मिलेगा या लायबिलिटी को कितना पे करना पड़ेगा। लास्ट में है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट आपको हम बाद में बताएंगे। हालांकि हम AS10 में आए हुए हैं तो AS10 में इसका कहीं जिक्र होगा, बट मैं फिर भी ये नहीं कहता कि AS10 में पढ़ोगे, कई जगह आप अपने पास इसको पढ़ोगे। हिस्टोरिकल में रिसीव्ड का क्या मतलब है? चांदनी बेटा, हिस्टोरिकल में रिसीव्ड का ये मतलब है कि आपने जैसे मान लीजिए स्टॉक खरीदा तो जितने पैसे दिए वही उसकी वैल्यू है। ओके, करंट कॉस्ट का मतलब है जितने पैसे दिए वो नहीं, जितने पैसे देने पड़ेंगे वो वैल्यू है। तो ये बताओ चांदनी, जिस घर में आप रहते हैं, आपके माता पिता ने जब वो घर खरीदा था तो जितने का खरीदा था दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। पर आज वही घर खरीदना हो तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वो है करंट कॉस्ट। अगर आज वो बेच देते हैं मकान को तो कितने का बिकेगा? वो है रियलाइजेबल वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू होती है आप उस मकान से क्या फायदे लेंगे, उसके ऊपर मैथमेटिकल हम डिस्काउंटिंग करके देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है। लायबिलिटी की वैल्यू रिसीव्ड क्या है कि आज आपने लोन लिया है तो आज उस लोन को लिया है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? व्हाट यू रिसीव्ड। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पहले का कोई लोन ले रखा है और आप उसकी आज वैल्यू देखें तो वो करंट कॉस्ट। समझ में आती है कि नहीं आती है?
फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू हमारे पास होती है उस एसेट की जो लॉजिकल वैल्यू होनी चाहिए। ध्यान दें, फेयर इज द मोस्ट अनफेयर वैल्यू। रियल लाइफ में सारा गोलमोल जो भी काम होता है वो अफेयर वैल्यू में ही होता है। तो फेयर वैल्यू हमारे पास अभी मैंने कहीं नहीं लिखी, सिर्फ यही बातें अपने पास लिखी है, ठीक है। बच्चे ने पूछा क्या नोट्स टू अकाउंट्स भी कंपोनेंट होते हैं? हाँ होते हैं, हालांकि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स टू अकाउंट्स भी हमारे पास होते हैं। ये शायद आपको क्लास वक्त करते वक्त हमने बताया भी था। मैंने बताया इसके अलावा एक मुद्दा होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। इस चैप्टर में आपका एक मुद्दा आता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो कि सबसे आसान होता है। एसेट्स में लायबिलिटीज माइनस कर दो तो ये इक्विटी आती है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल सवाल भी एक दो बार देखे गए हैं। आयुष कह रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन क्यों दिखाते हैं? आयुष, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है जितने का खरीदा उतना। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप इस पर डेप्रिशिएट लगाएं कि नहीं लगाएं। मैं तो फ्रेमवर्क में बताया कि कंपनियां अपने पास कई बेसिस होती हैं, इनमें से कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। आपको इनमें से कोई बेस लगाना पड़ सकता है, ओके। तो डोंट से कि इसमें डेप्शन लगेगी कि नहीं लगेगी। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू होती है उसके अंदर आप जब अपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं तो वो होती है प्रेजेंट वैल्यू। इसके बारे में चर्चा मैंने नहीं कर रखी, इसकी चर्चा ज्यादा होगी हायर परचेज में। थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ AS 10 में भी कर दूंगा, ठीक है। हाँ, आयुष टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बोलते हैं इसको। एक्सपेंसेस विदाउट एनी इंक्रीज इन द एसेट, दे वो आपका तरीका है। मैंने उसको एक एंगल से लिखा है, देखो मैंने लिखा है इंक्रीज इन रिसोर्सेज विदाउट इंक्रीज इन लायबिलिटी। ध्यान से देखना देवेश, मैं उसको उल्टा बोलूंगा, डिक्लाइन इन रिसोर्सेस विद डिक्लाइन इन लायबिलिटीज। बात समझ में आती है? तो इसका मतलब हम इस तरह से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो आप अपने पास जो ये सीधा लिखा है उसको उल्टा पढ़ के भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट में मैंने बताया था एक कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर हमने कहा जिस कॉन्सेप्ट की कोई ज्यादा अहमियत नहीं है बट फिर भी वो यूज होता है, वो होता है हमारे पास फाइनेंशियल कैपिटल की मेंटेनेंस, जो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट है। मुझे फटाफट से बताओ इस पर हम क्या करते थे? इसके अंदर हम एक फॉर्मूला लगाते थे, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है बट फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोजिंग कैपिटल में माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल, तो क्या निकल आती है? मैक्सिमम ड्राइंग्स जो आप कर सकते हैं। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो मतलब आपको कैपिटल क्या करनी पड़ेगी? इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये आपको अक्सर पूछ लेता है, बताओ हमारी कितनी ड्राइंग हो सकती है, ज्यादा तो नहीं हो गई। और अगर आप अपने पास फाइनेंशियल कैपिटल कॉन्सेप्ट लगाते हैं बेस्ड ऑन सीपीपी, बेस्ड ऑन सीपीपी, सीपीपी क्या था? करंट परचेजिंग पावर, या इसका दूसरा नाम था जनरल इंडेक्स। तो इसमें आप क्या करते हैं? आप इसमें क्लोजिंग कैपिटल, एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर क्लोजिंग कैपिटल को इंडेक्स नहीं करते हैं? द आंसर इज नो। क्लोजिंग कैपिटल तो पहले ही आज की होती है, इसमें थोड़ा ना इंडेक्स करेंगे। माइनस ओपनिंग कैपिटल को हम ओपनिंग इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लोजिंग इंडेक्स से, और यह भी निकल आती है मैक्सिमम ड्राइंग्स। एक फिजिकल कैपिटल भी होती है, फिजिकल कैपिटल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? यह बेस्ड होती है ऑन स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स, यानी कि आप अपने पास अपने एसेट का स्पेसिफिक प्राइस देख करके कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्पेसिफिक इंडेक्स। आप अपना स्पेसिफिक इंडेक्स यूज करते हैं जो आपके गुड्स के लिए यूज होता है, इनटू क्लोजिंग स्पेसिफिक इंडेक्स, और यह निकल आती है अगेन मैक्सिमम ड्राइंग्स। तो यह हमारा चैप्टर था जो आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। क्या मैं इसका प्रिंट आउट लेकर आपकी क्वेरी स्टार्ट कर दूं? एक कुर्सी आ गई फिर से बीच में, एक कुर्सी आ जाती है बार बार। लो भाई, वैसे एक बात बताओ, इनका फायदा क्या होगा? मैं पूरा का पूरा जो ये शीट बना रहा हूं, इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि लास्ट के टाइम पर ना, अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे तो बस आपको लास्ट के टाइम में बस आंखों से देख के जाना है और आपको सारी की सारी थ्योरी याद हो जाएगी, ओके।
तो आप पाएंगे कि हाँ कुछ मुश्किल थोड़ा नहीं, यही तो पढ़ाया था और कुछ नहीं है। आइए मेरे साथ साथ क्या हम इसके समरी नोट्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ये समरी नोट्स ही हैं, ठीक है ना।